हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम स्टूडेंट कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10 साइंस। तो आज के वीडियो में हम लोग बाबू देखने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आज का वीडियो उसी पर है बाबू कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को आज के क्लास अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उसके माध्यम से आप रासायनिक अभिक्रिया जो कि केमिस्ट्री 10th क्लास के सिलेबस का पहला चैप्टर है उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम बेसिक केमिस्ट्री में जानेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री में हमको जानना पड़ेगा कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व यानी कि इस प्रकृति के अंतर्गत वह कैसे जो होते हैं अपने आप को रखता है इस प्रकृति के अंतर्गत। आपको अगर परमाणु के बारे में याद होगा तो परमाणु क्या होता है बाबू? तो परमाणु जो होते हैं किसी भी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं या ऐसे कहिए कि कोई भी रासायनिक पदार्थ के सबसे जो होते हैं सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि इस प्रकृति में परमाणु जो होता है वह अकेले जो होता है या कहिए स्वतंत्र रूप से जो होते हैं नहीं रह पाते हैं। तो आखिरकार वह अपने अस्तित्व जो होते हैं कैसे बनाएंगे? ठीक है, डिफिनीशन से ये पता चलता है कि पदार्थ का तो ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन यह जो होते हैं इस प्रकृति में जो होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जाकर के यह परमाणु जो होंगे किसी न किसी रूप में तो ये अपने अस्तित्व को बतलाएंगे इस प्रकृति में, तो उसी को देखने जा रहे हैं। तो परमाणु जो होते हैं किस प्रकार से अपना अस्तित्व में मतलब कि रहते हैं, तो समझिए परमाणु प्रायः दो तरीकों से रहते हैं, यानी अपने अस्तित्व में दो तरीके से रह सकते हैं। पहला तो है अणुओं के रूप में, ठीक है, और दूसरा होते हैं आयनों के रूप में। यानी परमाणु जब भी रहेगा दो ही रूपों में हो सकता है, एक होता है अणुओं के रूप में और दूसरा हो सकता है आयनों के रूप में। तो हम बाबू बोल रहे थे कि परमाणु जो होते हैं तो किस अस्तित्व में रहते हैं, तो वो रहते हैं अणुओं के रूप में और आयनों के रूप में होते हैं। इन दो अलावे जो होते हैं बाबू कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो परमाणुओं के रूप में रह सकते हैं, यानी इस प्रकृति में कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो इन दोनों रूपों के अलावा जो होते हैं वो अपने असलियत रूप में यानी परमाणु के रूप में भी रह सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं कुछ ही परमाणु होते हैं जो कि है अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया, नियोन है, आर्गन है आदि तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के परमाणु अक्रियाशील होते हैं, यानी कि दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं, दूसरे के साथ बंधन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसी के कारण यह अक्रियाशील जो होने के कारण जो होते हैं यह जो होते हैं अणुओं के रूप में या आयनों के रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह जो है अपने परमाणुओं के रूप में और स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए अक्रिय गैस परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे तत्व के परमाणु एक परमाणविक होते हैं, यानी कि जो अकेले ही पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक परमाणविक हम कहेंगे उनको। जैसे कि अक्रिय गैस जो है इनको अगर सूचित करते हैं He है तो ये अकेले ही है, ठीक है, यहाँ पर सिंबल के रूप में, ठीक है। और यह जो होता है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि अक्रियाशील है, तो इनके जो होते हैं परमाणविक जो होते हैं कितने परमाणविक होते हैं? एक परमाणविक होते हैं, यानी इनके जो होंगे परमाणु एक ही होते हैं। आज जिनके परमाणु एक होंगे उनको हम कहते हैं एक परमाणविक जो होते हैं। अणु जो होते हैं एक परमाणविक नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो एक परमाणविक होते हैं, तो वो है कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब है। अब देखते हैं अक्रिय गैस को छोड़कर अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और परमाणु क्रिया करके अणु एवं आयन बनाते हैं।
और नियोन गैस को अगर अक्रिय गैस को अगर आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश जितने भी तत्व है, ठीक है, यानी कि आप अभी तक जो जितने जो है तत्व है वो 118 है बाबू, और उस 118 में से जो होते हैं अक्रिय गैस को हटा दे, जो कि लमसम जो है सो 7 से 8 है गैस, और उनको हटा दीजिएगा तो जितने भी अब बच गए तत्व वो सभी जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और वह क्या करते हैं, वह स्वतंत्र रूप में जो होते हैं परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं। वो किस रूप में पाए जाएंगे, तो अणु के रूप में या आयनों के रूप में पाए जाएंगे। अणु एवं आयन बड़ी संख्या में संगठित होकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, यानी कि संयोजित होकर जुड़ करके बहुत सारे अणु मिल करके, ठीक है, या बहुत कई सारे जो होते हैं आयन मिल करके क्या बनाते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन परमाणु या अणु या आयनों को जो होते हैं हम लोग देख नहीं पाते हैं अपनी इस मतलब कि नंगी आंखों से। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता आपको होगी और उसको भी मैग्निफिकेशन पावर जो होता है अधिक होनी चाहिए, तभी देख पाइएगा। परमाणु, अणु, आयन हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं हमको दिखाई देते हैं। पदार्थ को हम द्रव भी कहते हैं, जब हायर क्लास में देखिएगा तो पदार्थ को द्रव भी कहा जाता है, ठीक है, वो वाला द्रव नहीं जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब नहीं, उसको वो द्रव है। अणुओं या आयनों के बहुत बड़े ढेर है। देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है या तो उसमें अणु होते हैं या आयन होते हैं, और उनका एक बड़ा एक ढेर है, यानी बहुत सारे संख्या में होते हैं जिससे वह पदार्थ का निर्माण हुआ है, और वह पदार्थ जो है आपको नजर आ रहा है। चाहे इसमें देख लीजिए पेन ही क्यों ना हो, तो इनके अंदर में जो होंगे अणु, बहुत सारे अणु होंगे, उसका एक ढेर है जिसके कारण हमें एक कलम दिखाई दे रही है। इसलिए हम पदार्थ यानी द्रव को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अथवा छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। समझे बाबू? तो ये आपको हमने अभी तक इस स्लाइड में ये समझाया कि आखिरकार परमाणु जो होते हैं उनका अस्तित्व जो होते हैं किस अस्तित्व यानी कि इस प्रकृति पर वो जो है किस रूप में पाए जाते हैं, तो वो जो होते हैं अणुओं के रूप में हो सकता है या आयनों के रूप में हो सकता है। क्या कोई परमाणु जो होते हैं कि अकेले मतलब स्वतंत्र रूप में पाए जा सकते हैं? तो हाँ बाबू, वो है अक्रिय गैस। उनको छोड़कर जितने भी तत्व जो होते हैं वह या तो वो अणु के रूप में पाए जाएंगे या आयनों के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बाबू कि आयन क्या है या अणु क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पढ़ रहे बाबू पहले अणु। अणु क्या है? व्हाट इज मोलिक्यूल? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं। क्या आप कहें हम यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं बाबू? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो क्या बना गया? यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु बन गए। क्या बन गया? ऑक्सीजन के अणु। ऑक्सीजन एक परमाणु हुआ, एक परमाणु, और दूसरा परमाणु कौन है? ये ऑक्सीजन का ही है। ये एक और एक दो हो गए, और दो परमाणु मिलकर के क्या बना दिया है? एक अणु का निर्माण कर दिया है, जो कि ऑक्सीजन है। यहाँ पर इसे यहाँ पर O2 से सूचित करेंगे इनको, और ऑक्सीजन जो होते हैं उसको भी O2, जो ऑक्सीजन हम लोग लिखेंगे। जब भी ऑक्सीजन का अणुसूत्र पूछा जाएगा तो O2 लिखिएगा। अर्थात अणु परमाणुओं का एक समूह है जिसमें परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में दोनों में जो होते हैं सहसंयोजन बंधन के कारण इसमें जो है सो द्विबंधन जो है नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसके कारण यह जो होते हैं ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। अब यह सहसंयोजक बंधन क्या है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उनके यौगिक के अंतर्गत, चैप्टर में पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। तो वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर बताया कि वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो बंधन के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है बाबू। रासायनिक बंधन जो है आयनिक बंधन हो गया, सहसंयोजक बंधन हो गया, ठीक है, धात्विक बंधन हो गया, कोऑर्डिनेशन सब जो होता है सहसंयोजक बंधन, ये सभी पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अणु समान, जो देखिए अणु समान तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनता है। तो क्या कह रहा है इस पॉइंट में बाबू कि अणु जो होंगे वो समान तत्वों के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से
बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन की बात किए तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के जो परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के यह परमाणु मिल करके O2 बनाया, उसी तरीके से हाइड्रोजन के जो परमाणु हो गए फिर क्लोरीन के परमाणु जो है वो मिलकर के क्या बना दिया HCl। तो यह जो है समान जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर के बना है और ये जो है असमान परमाणुओं से मिलकर के बना है। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है, जिससे क्या बना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको पढ़ते हैं। समझे, ये भी अणु ही है बाबू। अणु अस्थायी होता है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि आपको बताए थे परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं अक्रिय गैस को छोड़कर। ठीक है, अतः किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जो उस पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिस पदार्थ में ये जो होंगे अणु मौजूद होंगे उनके सारे गुण जो होते हैं इन अणु के गुण पर निर्भर करते हैं बाबू। उस अणु उसे क्या कह देंगे, अणु कह देते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ में जो अणु होंगे उनके अणु के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वही गुणधर्म जो होते हैं पूरे पदार्थ के लिए होगा। ठीक है, कौन निर्देश करता है, ये अणु ही निर्देश करेंगे, क्योंकि उनका ही रासायनिक गुण जो होंगे उस पदार्थ के रासायनिक गुण को बताएगा। अणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला देखिए यहाँ पर है तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिकों के अणु। अब देख लेते हैं आगे कि तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है तत्वों के अणु क्या है बाबू। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के सहयोग से बनते मतलब कि बने होते हैं। देखिए किसी जो होंगे तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के सहयोग से बनते हैं तब हम उसको क्या कह देंगे, तत्वों के अणु कहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ के जो होंगे अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ है तब उसको हम कहेंगे तत्व कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको हम बताए आपको कि जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में सहयोग करके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये मिल करके क्या बनाया, ये हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं बना दिया, हाइड्रोजन के एक अणु को यहाँ पर बनाया है। और यह हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन मिल करके यह मतलब कि दो को कम से कम हाइड्रोजन दिखाई दिया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु कहिए या तत्व का एग्जाम्पल कहिए, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, अगर हम तत्व हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं तो उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही परमाणु नहीं होते हैं, उसी के जैसा जो होगा बहुत सारे जो होते हैं परमाणु पाए जाते हैं। अगर हम सोडियम के अगर हम तत्व कहे तो उसमें सोडियम का जो होगा सिर्फ एक ही परमाणु नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है वहां पर। ठीक है, यानी कि उसी तरीके के होंगे, दूसरा कोई परमाणु नहीं होगा, सोडियम का ही परमाणु होगा। लेकिन तो यहां से समझ में आ रहा है कि जब एक ही प्रकार के जो होते हैं परमाणु मिलते हैं तो वह बनाते हैं क्या, अणु बनाते हैं। एक ही प्रकार के बने एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को हम क्या कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं या तत्व के अणु कहिए। परमाणु या परमाणु जो होते हैं ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। यहाँ पर अणु के जो होते हैं गैस बनते हैं। एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इसे H2 रूप में लिखते हैं। तो इसी के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि एक अणु में जितने भी परमाणु जो होंगे, यानी परमाणु जितने परमाणु की संख्या होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उस अणु की परमाणुकता कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने जो है सो हाइड्रोजन है, दो है, नंबर लिखा हुआ 2, तो इसकी परमाणुकता मतलब कि परमाणुकता कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी जो होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अतः हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस द्विपरमाणुक यानी कि डाई एटॉमिक अणु है। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस O2 जो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, द्विपरमाणुक हो जाएंगे। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, वो भी द्विपरमाणुक होंगे। क्लोरीन गैस यहाँ पर Cl2 है तो वो भी हो जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो होते हैं द्विपरमाणुक जो होंगे अणु के एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं
आगे के पॉइंट, तो यदि किसी अणु में 3 परमाणु हो तो वह त्रिक परमाणु, और अगर 4 है परमाणु तो 4 मतलब कि चतुर्थ जो होंगे, चतुर्थ परमाणु को यानी कि टेट्रा एटॉमिक जो होंगे अणु कहलाएंगे। अगर 5 परमाणु हो तो वह पंच परमाणु यानी पेंटा एटॉमिक कहलाता है। ऐसे जो है कॉमनली बात करें तो 4 से अधिक परमाणु वाले जो होंगे वह बहु परमाणु यानी कि पॉली एटॉमिक भी कहलाते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। अक्रिय गैस केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए अक्रिय गैस को एक परमाणु को जो होते हैं कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में ये सब रखना है। अधिकांश तत्व जो ठोस के रूप में होते हैं उसके एक अणु में परमाणुओं की असंख्य संख्या होती है, मतलब कि जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो ठोस के रूप में है और बहुत सारी संख्या होती है उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको क्या कह देंगे, असंख्य संख्या होती है। इसलिए उन्हें उनके प्रतीक यानी संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। सिर्फ संकेत द्वारा दर्शाया जाएगा, न कि जो होते हैं उनके जो होते हैं मूल रूप में जो होते हैं तो उनको दर्शाया जाएगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, इन सभी के बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग दर्शाने के लिए जो होते हैं संकेत का ही उपयोग किया जाता है, समझे। समझ में आ गया कि क्यों संकेत के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इतना ना उनमें परमाणु की संख्या होती है उन तत्वों में, तो उसको हम नंबरिंग कर यानी कि काउंटिंग करके लिखना संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके संकेतों को लिखते चलते हैं। आगे पॉइंट है, देखिए यहां पर तो यहां पर जो है कुल तत्वों की परमाणुता जो है सो यहाँ पर दिया गया है। तत्व के प्रकार सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अधातु के अंतर्गत, ठीक है, अधातु के अंतर्गत देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है अधातु में पहला है आर्गन। आर्गन जो होते हैं एक परमाणु होंगे, हीलियम जो होंगे ये सभी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना, इन सभी को देख रहे हैं ना। तो हीलियम, आर्गन ये सब अक्रिय गैस होते हैं। लेकिन अगर हम प्रकार में चले तो अधातु, अधातु और उपधातु में हम लोग सभी तत्वों को बांटते हैं। तो यह अक्रिय गैस भी जो होते हैं अधातु के अंतर्गत आते हैं। ये सभी देखिए ये दोनों जो है एक परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणु है। हाइड्रोजन क्या है, द्विपरमाणु है। नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणु है। क्लोरीन क्या है, द्विपरमाणु है। आयोडीन क्या है, द्विपरमाणु है। फास्फोरस क्या है, चतुष्परमाणु है। सल्फर कितना है, अष्ट परमाणु होते हैं, ठीक है, 8। सोडियम जो हो गए एक परमाणु है, ठीक है। तो ये जो होते हैं टेबल को नोट कर लीजिएगा, ये सभी धातु है यहाँ पर। और धातुओं को जो होते हैं या बहुत सारे जो होते हैं जिसको काउंटिंग करना संभव नहीं है उसको यहाँ पर सिर्फ एक ही परमाणु कहेंगे और उसके जो होते हैं सिंबल को जो होते हैं लिख देते हैं केवल और केवल, ठीक है। लेकिन सिंबल है एक ही है, इसीलिए इसको एक परमाणु कहते हैं। अब आगे की स्लाइड देखते हैं बाबू कि आयरन क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि अणु क्या होते हैं और अणु किसी के प्रकार क्या होते हैं। तो वह जो होते हैं आप देखें कि वह जो है या तो वह रह सकते हैं किसके रूप में, अणु या तो तत्व के रूप में, और एक होता है यौगिक के रूप में। अच्छा, यौगिक वाला जो है स्लाइड, एक मिनट, अच्छा बाद में इसको डिस्कस जो है अणु तत्व के यौगिक के अणु, अच्छा ठीक है, आगे डिस्कस। तो सबसे पहले जो होते हैं अभी जो होते हैं ध्यान देना है यौगिक के अणु, बाद में ध्यान डिस्कस कर ले। देखिए आयन क्या होता है, तो पहले देखिए व्हाट इज आयन जो होगा। देखिए हम जानते हैं कि प्रोटॉन धन आवेश होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेश कम होते हैं। आप अगर ध्यान में होगा तो ये देखिए परमाणु की जो होती है संरचना जो होती है इस प्रकार से होती है। अब प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर में होते हैं, नाभिक, ठीक है, और नाभिक के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
और ये चक्कर लगाते हैं। और देखिए कि परमाणु के अंतर्गत में, देखिए परमाणु के अंदर में, तो इनमें जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है ना, उप परमाणुविक जो होते हैं अणु, उप परमाणुविक अणु जो होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पर जो होता है बाबू प्लस आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस आवेश होगा, और न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखें कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित कण है। प्रत्येक परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। देखिए जितने भी इस प्रकृति में पाए जाते जो भी तत्व है वो सभी क्या करते हैं, अपना जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, ठीक है ना, विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का अर्थ क्या है, यानी कि वो अपने जो होते हैं बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन पुराना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर उनके कक्षा के अंदर में अधिक इलेक्ट्रॉन है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है वहां पर, बाहरी कक्षा में बात करें, ठीक है बाबू, तो बाहरी कक्षा में अगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेंगे, उसको त्याग देंगे, ताकि उनके बाहरी कक्षा में क्या होगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अगर नहीं है तो दूसरे से वह ले लेंगे, या क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेगा। तो यही 3 मेथड है जिसके द्वारा जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं सभी तत्व जो होते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अक्रिय गैस में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है पूरा हुआ रहता है, जिसके कारण वह जो होते हैं अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं वो जो होते हैं अक्रियाशील जो होते हैं वहां पर होते हैं, इसी कारण, क्योंकि उनका जो होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूरा है वही तो क्रियाशील होंगे। जिनके पास कमी है, ठीक है, या बेसी है, वही ना ज्यादा जो होगा, जो एनर्जेटिक होगा, या तो लेने के लिए या देने के लिए, ठीक है ना। और जिनके पास कुछ है ये नहीं है, जिनके पास है पूरा परिपूर्ण हो चुका है, तो वो किसी से देने या लेने से मतलब नहीं रखता है। जैसे नियोन जो हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो चुका होता है। और जितने भी अक्रिय गैस के बाद जितने भी तत्व है उनके जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं पूरा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बंधन का निर्माण करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रत्येक परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है, ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर धन आवेश जो होते हैं उत्पन्न होता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। समझिएगा, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बाबू कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम, तो सोडियम में याद रखे पहले नंबर कि कोई भी बाबू परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु में जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, दोनों की संख्या बराबर होती है, जब तक ले कि उस पर कोई प्लस या माइनस आवेश न हो लगा हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम की चर्चा कर रहे हैं, तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, और यहाँ पर जो होती है प्रोटॉन की भी संख्या 11 है, और अभी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है, 11 है। अब ये क्या करता है, इनके जो होते हैं प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, अब बाहरी कक्षा में जो होते हैं कुल कितने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर देखे तो 2 गो इसके अंदर में है, और बाहर बारे में जो होता है 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो यहाँ पर है, और बाहर में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के दे दिया जाए तो इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बाबू, तो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसीलिए क्या करता है, सोडियम जो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है त्याग देता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन कम गया तो यहाँ पर देखिए 10 गो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन घटा कि नहीं घटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन देखिए प्लस वाला जो आवेश है, प्रोटॉन प्लस में होता है इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो प्लस जो है 11 को जो है प्रोटॉन था, और माइनस वाला कितना है 10 गो,
ठीक है, तो यही ना बचेगा। तो 10 में से इसमें से प्लस माइनस करिएगा तो एक्चुअल में प्लस वाला एगो बचेगा कि नहीं बचेगा? 10 11 में से 10 घटा दीजिएगा तो एक बचेगा कि नहीं? प्लस वाला बचेगा ना। इसीलिए सोडियम पर जो होता है पूर्ण आवेश हो जाएगा, क्या बचा हुआ? +1 बचा हुआ। अगर माइनस में 1 बचता तो इस पर -1 लिखते, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एगो कम जाने के कारण ए में एगो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। समझ में आई बात? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कमने के कारण एक प्रोटॉन की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सोडियम पर +1 आवेश यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आयनिक रूप में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कि कह रहा है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। एक जैसे कि सोडियम में एगो इलेक्ट्रॉन कम गया था तो एगो इलेक्ट्रॉन जैसी कमा तो एगो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, वही हो जाएगा प्लस में। जब कोई परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो गया। जैसे क्लोरीन की बात करें तो 17 को पहले था प्रोटॉन बाबू और 17 को है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह क्या करता है? क्लोरीन जो होता है एगो इलेक्ट्रॉन ले लेता है दूसरे से, तो अब हो गया 18 को। 18 को हो गया तो देखिए प्लस वाला कै गो है? 17 को, और माइनस वाला 18 को है, तो माइनस से 1 न बचेगा। इसलिए क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बच हो गया? तो इस पर ऋण आवेश आ गया, यानी कि -1 आवेश आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्लोरीन आयन कहला जाएगा। तो इस पर जो होता है देखिए प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है कि नहीं हो जाता है यहाँ पर क्लोरीन में। तो ये ध्यान में आपको देना है बाबू कि कहां पर, जहां पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश, अगर कोई त्यागता है तो उस पर धन आवेश होगा, यानी प्लस होगा। कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही मतलब कि ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई परमाणु अगर एगो इलेक्ट्रॉन जो होता है खो रहा है तो उस पर जो है एक ही प्लस आवेश होगा, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन गया है तो एक गो ना प्रोटॉन बढ़ेगा उसकी तुलना में। जैसे सोडियम में 11 गो प्रोटॉन है और 11 गो इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें से एगो इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन बचा, और प्रोटॉन जो है सो 11 गो था, तो 10 में से जो होता है, सॉरी 11 में से 10 जब माइनस करिएगा तो एक ना प्लस बचेगा, यानी कि वहां पर जो है एगो इलेक्ट्रॉन खोया तो एक गो प्लस वहां पर आवेश के रूप में आएगा। ठीक है, क्लोरीन ने एगो इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो उस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ही माइनस होगा, यानी लेने वाला माइनस में या देने वाला प्लस में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सोडियम का अगर हम देखें, ये सोडियम परमाणु हो गया धनायन में। देखिए यहाँ पर सोडियम में, तो देखिए सोडियम का अगर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8 और 1, यानी पहला जो कक्षा है उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना था? 8 गो, और लास्ट वाला में क्या गो था? 1 गो। तो लास्ट वाला में हमको चाहिए 8 गो, इसलिए एगो त्याग देता है। एगो त्यागने के बाद देखिए 2, 8 बच गया, देखिए आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इस जो सोडियम आयन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो 2, 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझे? 2, 8, 8 इस तरीके से आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, 2, 8, 8, 16 इसी तरीके से, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे 11 को इलेक्ट्रॉन है तब पहले 2 गो में बांटिए, तब 8 गो में, तब उसके बाद फिर 8 गो में। ठीक है, तब जा करके देखिए यहाँ पर 17 गो है तो 2, 8, 8, तो ये कैसे हुआ है? तो देखिए यहाँ पर 17 गो जब था क्लोरीन तो 2 गो इसमें हुआ, 8 गो, 10 गो हुआ, अभी भी 7 गो बचा हुआ है, तो बाहरी कक्षा में 7 गो, इसमें क्या गो चाहिए? 8 गो चाहिए बाहरी कक्षा में। तो इसलिए एगो इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे से ले लेता है, एगो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर जो होता है क्लोरीन पर माइनस हो जाता है, जिसके कारण एगो ले लिया, तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 8। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस स्लाइड को अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि आयन जो होता है बहुत ही समझना जरूरी है बाबू। अब आगे बात करते हैं कि आयन 2 प्रकार के होते हैं बाबू। वो कौन कौन है प्रकार? देखिए धनायन होते हैं, जिसको केटायन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान दीजिए, धन आवेश आयन को धनायन यानी कि केटायन कहते हैं। सभी धातु तत्वों के आयन
जितने भी जो होते हैं धातु धातु जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी धातु के हैं। और ये सभी धातु जो होते हैं बाबू क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखिए इस पर इसने एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ये दूगो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ये कितना, दूगो इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और जैगो इलेक्ट्रॉन त्यागा है उतना ही प्लस आवेश जो होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उतना ही प्रोटॉन इसमें बढ़ गया है। हाइड्रोजन आयन की बात करें, ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, देखिए हाइड्रोजन में अभी भी कंफ्यूजन है। हाइड्रोजन जो होता है धातु की तरह भी कार्य करता है और अधातु की तरह भी है, तो अधातु, लेकिन धातु की तरह जो होता है यह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और उस पर धनायन होता है। देखिए अमोनिया में देखिए NH4 प्लस है, हाइड्रोजन पर क्या होता है H प्लस। अगर अमोनिया को, अमोनियम आयन को देखिए तो NH4 प्लस है, एक आयन, ठीक है, अधातु से बने होते हैं। ये सभी क्या है, अधातु से ये दोनों बने हैं, एक्सेप्शन है, याद रखना है। अतः धनायन में प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। यहां पर देखिएगा तो सोडियम जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और सोडियम आयन में बदल जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं परमाणु है, इसे कर करके ये धनायन प्रोटॉन की संख्या जो होती है 11 होता है। धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ऋणायन की मतलब कि 11 को होता है। और कुल आवेश की बात करें यहाँ पर तो कुल आवेश अभी जो है 0 है, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या जो है 11 को है ना, तो इसमें से क्या होता है, एगो इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है कौन, वहां पर सोडियम ने, तो अब इलेक्ट्रॉन 10 को बच गया। आप कुल आवेश अगर देखें तो एक जो होता है प्लस आवेश बच जाता है। इसलिए चूंकि सोडियम में 11 गो प्रोटॉन है एवं 10 गो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन अधिक है, इसलिए सोडियम आयन इकाई धन आवेश है, यानी कि एक इस पर जो होते हैं बाबू क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। अब देखते हैं बाबू ऋणायन। ऋणायन को देखिएगा बाबू, ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं या एनायन कहते हैं। सभी अधातु जो होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन तो अधातु है लेकिन वह क्या करता है, सभी धातु की तरह ही क्या करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, लेता नहीं है। जबकि जितने भी अधातु है सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाते हैं। यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके और ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान में रखना है। अतः ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, अधिक होती है। इसी के कारण यहाँ पर ऋणायन में आवेश दिखाई दे रहा है। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो गया और जिसके कारण जो होता है वही बातें जो है यहाँ पर लिखी गई है। अगर देखिएगा तो परमाणु है ये बाबू, और ऋणायन यहाँ पर देखिए, यहाँ से पढ़िए तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 17 होता है और ऋणायन की संख्या भी 17 होता है। कुल आवेश अभी जो है क्लोरीन में 0 है। जब प्रोटॉन की संख्या जो होती है 17 है यहाँ पर रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है क्लोरीन, और 18 को हो जाने के बाद जब आप कुल आवेश जो होता है देखिएगा डिफरेंस तो -1 का होगा। इसी के कारण इस पर -1 या सोझे आप क्लोरीन पर ऐसे भी दे सकते हैं। 1 को लिखना नहीं है, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखिए, ऐसे नहीं भी लिखिएगा वही बेटर होगा। तो क्लोरीन पर जो होता है 1 जो होता है ऋणावेश हो जाता है, क्योंकि इसमें एगो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई है। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, नोट भी करते चलिएगा बाबू अच्छे तरीके से, बेसब्री से थोड़ा जो है सो अपने कंसिस्टिंग को मतलब कि बनाना है। अब बैठिए थोड़ा देर और उसको अच्छे तरीके से पढ़ करके और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे हम लोग, क्योंकि आपको ये सभी अगर बेसिक नहीं पता होगी तो आपको रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं चैप्टर बाबू आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से आयन बनते हैं तब उसे बहुपरमाणु आयन यानी पॉली एटॉमिक आयन अथवा संयुक्त आयन यानी कि कंपाउंड आयन कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक जब जो होते हैं आयन मिलकर के बनाते हैं तो उसको क्या कह दीजिएगा, बहुपरमाणुक आयन, या इसी को संयुक्त आयन भी कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से बने अमोनियम यहाँ पर जो है आयन है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहु
आयन या कहिए संयुक्त आयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो कार्बोनेट आयन जो होते हैं CO3 2-, ये सब जो होता है बहुत ही आवश्यक है बाबू, ध्यान में रखना है ये सब फॉर्मूला जो होते हैं, ठीक है। सल्फेट आयन SO4-2, नाइट्रेट आयन NaO3-, फॉस्फेट आयन PO4-3-, ये सभी जो होते हैं उनको ध्यान में रखना है। धनायन एवं ऋणायन से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत ही जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको हम बता रहे हैं बाबू कि जो धनायन एवं ऋणायन से बने जो यौगिक होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक यौगिक कहेंगे। जैसे सोडियम जो होते हैं इस पर प्लस आवेश है और क्लोरीन पर माइनस आवेश है। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। ग्रहण करने के बाद जो होता है इसने त्यागा तो इसने ग्रहण कर लिया और इसके कारण माइनस और प्लस आवेश जो होता है उत्पन्न होता है। और सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को अपनी तरफ जो होता है आकर्षित करता है। आकर्षण के कारण जो होता है NaCl यानी कि साधारण नमक बना लेता है सोडियम क्लोराइड, और इनके बीच में कौन सा जो होता है बंधन जो होता है बना हुआ है NaCl के बीच में, तो आयनिक बंधन जो होते हैं इनमें मौजूद होते हैं। तो किसके किसके बीच में बनता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा धनायन एवं ऋणायन के बीच में कौन सा यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक। यह धातु एवं अधातु संयुक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। यानी कि एक जो होता है धातु होता है, दूसरा क्या होता है, अधातु होता है। क्यों, क्योंकि धातु ही जो है वह अपने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को खो सकते हैं और अधातु ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए यहाँ पर। तो देखिए बाबू आगे, आयनिक यौगिक में धन आयनों एवं ऋणायनों की संख्या समान होती है। यानी कि आयनिक यौगिक के अंदर में देखिए धनायन एगो है, ऋणायन एगो है, तो दोनों की संख्या समान है। जैसे कि मैग्नीशियम में देखिएगा तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है बाबू, और क्लोरीन अगर हम 2 को ले ले तो इसमें से जो इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो एगो ई क्लोरीन ले लेगा, एगो ई क्लोरीन, और दोनों मिलकर के क्या बना देगा, मैग्नीशियम जो होता है क्लोराइड बना देता है। यहाँ पर MgCl2 हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में जो होता है एक एक होता है यहाँ पर, तो इसमें दिखा गया है तो समान ही होता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम में देख लीजिए, मैग्नीशियम जो होता है एगो है यहाँ पर धातु है जिसमें 2 गो प्लस आवेश है, और क्लोरीन 2 गो है तो एगो 2 गो है, समान ऋणायन, मतलब एगो ऋणायन 2 गो ऋणायन, 2 गो ऋणायन है 2 गो धनायन है। आगे देखते हैं बाबू, तो कुछ आयनिक यौगिक के यहाँ पर जो है सो दिया गया है, इसको भी नोट करना है बाबू। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलेबस में आपको हम यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड को पढ़ाएंगे वहां पर, जिसको क्यूक्लाइन भी बोलते हैं, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से जो होता है संयोग से ये बनते हैं। कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश, और इनका अगर अनुपात देखें द्रव्यमान अनुपात तो 5:2 होता है। इसको अभी याद भी नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। मैग्नीशियम सल्फाइड का देखिए बाबू, मैग्नीशियम का जो होता है +2 आवेश होता है, सल्फर पर -2, और इनके संयोग से जो होता है मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आयनिक जो होते हैं बंधन जो होता है बनता कैसे है, उसके बारे में जो होते हैं हमको पढ़ना है बाबू, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब यौगिक जो होते हैं आपको लिखने भी आ जाएगा, नाम कैसे लिखा जाता है इस सब बारे में हम लोग बातें करेंगे आगे के टॉपिक में। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है देखिए, इसमें सोडियम प्लस है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस में है, और इसके साथ में संयोग करके सोडियम क्लोराइड बन गया है। एल्युमिनियम जो होता है ऑक्साइड देखें तो एल्युमिनियम पर 3 गो प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पर क्या है तो 2 गो होता है माइनस। तो एल्युमिनियम जो होता है कै गो लिया गया है 2 गो, तो 3 दूना 6 गो हो गया प्लस, और ऑक्सीजन कै गो लिया गया 3 गो, तो 3 दूना 6 गो, तो यहाँ पर -3 गो। तो देखिए यहाँ पर भी जो होता है धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या जो होती है बराबर है, 6 गो प्लस है तो 6 गो माइनस में भी है। तो इस प्रकार से जो देखते हैं कि आयनिक जो होते हैं यौगिक में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसको भी अच्छे तरीके से नोट करना है बाबू। आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ना है बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट जो होता है ये टॉपिक है, यहाँ से तो और भी अच्छे से समझना है आपको, और यह जो होता है आपको जरूरी है सीखना, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो सके कि किसका सूत्र क्या होता है। लिखते समय
हिचकिचाहट न हो। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है बाबू। यहाँ पर है रासायनिक सूत्र लिखना, ठीक है, राइटिंग केमिकल फार्मूला। ये फार्मूला लिखने नहीं आएगा बाबू तो 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत ही दिक्कत आने वाली है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रकार एवं संख्या को बतलाता है। ये फार्मूला जो होता है, सूत्र जो है क्या बताता है, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के प्रकार, क्या करता है, उसके प्रकार, यानी एक अणु में कितने कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके प्रकारों को बताता है, और कौन सा प्रकार है उसके साथ साथ उसकी संख्या भी कितनी है उसको भी जो होता है ये बताता है रासायनिक सूत्र। यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीकों, यानी कि उनके जो भी परमाणु होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सिंबल के द्वारा सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, और तत्वों के परमाणुओं की संख्या को प्रतीकों के दाहिनी ओर, किधर ओर, दाहिनी ओर। जैसे हाइड्रोजन में 2 है तो इसके प्रतीक पहले हुआ, उसके बाद दाहिनी ओर हमने नंबर लिखे कि हाइड्रोजन क्या है, तो 2 है, ठीक है। और आधार पर पदांकों यानी सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं, यानी कि नीचे की ओर जो होता है इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। पदांकों एक रहने पर नहीं लिखा जाता है, यानी अगर हाइड्रोजन अकेले है तो इसको एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे जल एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है। यौगिक H2O के एक अणुओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। अतः यौगिक H2O को जो होता है इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी हाइड्रोजन 2 है तो ऐसे लिखिए, ऑक्सीजन अकेले है तो इसको नहीं लिखिए, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र को लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनता है रासायनिक सूत्र, इसको आगे देख लेते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर रासायनिक यौगिकों का सूत्र ज्ञात करने के लिए यौगिक के अवयवी जो होते हैं तत्व का प्रतीक एवं संयोजकता का उपयोग करते हैं। इन सभी संयोजकता का जब उपयोग करते हैं ना बाबू, यौगिक के अवयवी तत्व एवं प्रतीक एवं संयोजकता का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए, और इसको अगर ध्यान में रख लिए बाबू तो आपको जो है अच्छे तरीके से रासायनिक जो होते हैं सूत्र कैसे लिखी जाती है उसके बारे में आपको जो होता है पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इनकी संयोजकता यहाँ पर देखिए तो 1 है बाबू, ठीक है। धातु के आयन है, कौन है, सोडियम है, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर है, और देखिए इसके संकेत यहाँ पर दिया गया है इसी का, सोडियम का Na+, पोटेशियम का है, यानी धातु के आयन को इसको याद रखना है कि किसका किसका जो होता है संयोजकता 1 होता है, इसके संकेत को भी। जैसे सोडियम पर सोडियम Na जो होता है Na+ होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। जिस पर +1 है उसकी संयोजकता 1, जिस पर +2 होगा उसकी संयोजकता 2। ऐसे भी आप ट्रिक पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अधातु के अंदर में, अधातु में देखिएगा यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है। इसको याद करना है आपको कि हाइड्रोजन को यहाँ पर हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन पर अगर ऋण आवेश हो गया तो हाइड्राइड पढ़ना है, माइनस है तो क्लोराइड पढ़ना है, Br है तो ब्रोमाइड पढ़ना है। ये सबको ध्यान में रखना है, इसकी भी संयोजकता 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है बहु परमाणु के आयन मूलक के रूप में जो होते हैं, बहु परमाणु का आयन है लेकिन इसकी भी संयोजकता 1 है, यानी 1 से अधिक आयन इसमें होंगे लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है बाबू, 1 ही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमोनियम NH4+, ध्यान में रखना है NH4+ होता है, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, 1, +1 है तो यहाँ पर -1 है, -1 है, यहाँ पर -1 है। जहां जहां पर एक को माइनस है वहां पर संयोजकता 1 ही होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि अमोनियम जो होता है NH4 होता है इसका सूत्र, हाइड्राइड का OH- होता है सूत्र, नाइट्रेट का NO3- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसके लिए है। इसको बाइकार्बोनेट जो होता है पढ़ा भी जाता है, बाइकार्बोनेट भी इसको पढ़ा जाता है, HCO3-।
पर मैग्नेट क्लोरेट, ठीक है ना, पर क्लोरेट के रूप में जो होता है, यहाँ पर देखिए तो इसकी जो होता है पर मैग्नेट जो होता है MnO4 माइनस क्लोरेट का ClO2 माइनस पर क्लोरेट का ClO4 माइनस। ये सब ध्यान में रखिए बाबू। सब आगे देखिए, जिसकी संयोजकता 2 है तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है। ये सभी क्या है, ये सभी धातु के आयन है। और देखिए इसको जो होता है किस प्रकार से सूचित किया गया है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए बाबू, ठीक है, तभी जाकर के आगे समझ में आने वाली है। ऑक्साइड जो होता है O2 माइनस है, सल्फाइड का भी जो होता है O2 माइनस होता है, ये अधातु है। यहाँ पर देख लीजिए बहुपरमाणविक में तो कार्बोनेट है CO3 माइनस 2, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट का SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस लिखा हुआ, पते नहीं कि इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं बाबू। तो इसको यहां से याद रखिएगा तभी ना आएगा पढ़ने, नहीं तो पढ़ने ही नहीं आएगा। एल्युमिनियम जो होता है, और देखिए एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, इनकी संयोजकता 3 होती है। ये जरूरी है, ये आपको ये भी जरूरी है, ये भी पूरा जरूरी है कि ध्यान में रखना। एल्युमिनियम का जो होता है +3 Fe+3 संयोजकता है इसकी। नाइट्राइड जो होता है ये अधातु है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सभी को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि संयोजकता 4 किसकी किसकी होती है, तो कार्बन की, कार्बाइड की, सल्फर की। तो यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है। SO2 में जो होता है इसकी जो होती है सल्फर की संयोजकता SO4+ होता है, ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया। अब इससे उपयोग करके हम जो होते हैं आगे देखते हैं कि रासायनिक जो होते हैं यौगिक को लिखते कैसे, बनाते कैसे है, ठीक है, उनको सूत्रों को ज्ञात कैसे करेंगे, इस सब के बारे में आगे देखने वाले हैं। कुछ चीजें जो है ना हमने टेबल में देखा है, क्या क्या देखे हैं कि कॉपर, आयरन, लोहा आदि कुछ तत्वों की संयोजकता 1 से अधिक होती है। यानी कि कभी जो होता है 2 होता है आयरन की संयोजकता, तो कभी 3 होता है, लेकिन हम लोग 3 के अंतर्गत रखे थे। कम संयोजकता वाले तत्वों के नाम के साथ जो हो गया, जैसे कि बात करें तो जिसकी मान लेते हैं 2 संयोजकता है आयरन की, तो उसमें अस लगा देंगे प्रत्यय के रूप में लास्ट में नाम लिखते समय। और अधिक संयोजकता वाले तत्वों के साथ हम क्या करेंगे, इक लगा देंगे, आई से प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कॉपर की संयोजकता 1 एवं 2 होती है। संयोजकता 1 वाले को मतलब कि क्यूप्रस कहते हैं आयन, और संयोजकता 2 वाले को क्या कहेंगे, क्यूप्रिक आयन कह देंगे। यहाँ पर देखिए अस लगल है कि नहीं लगा हुआ है, इक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। नई पद्धति के अनुसार क्यूप्रिक आयन को कॉपर 1 आयन तथा क्यूप्रिक आयन को जो होता है देखिए क्यूप्रस आयन को कॉपर 1 आयन भी कहा जाता है नई पद्धति के अनुसार, और क्यूप्रिक आयन को कॉपर 2 आयन भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से फेरस आयन यानी जिसकी 2 संयोजकता है, ठीक है, यानी कि जो कम वाला है, जैसे 2 से कम हुआ ना 3, तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया क्या, फेरस, और इसको जो होता है इक लगा के लिख देंगे, 3 को वाला है इसलिए फेरिक आयन, ठीक है। 1, 2, 3 आयन की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 से दर्शाते हैं, यानी कि रोमन संख्या में इसको दर्शाते हैं। जिसकी संयोजकता 1 है तो उसको रोमन संख्या 1 लिखेंगे, 2 है संयोजकता तो रोमन संख्या 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, अगर 3 है संयोजकता तो 3 से डिनोट करेंगे। ये जो था टेबल में चीजें कुछ मेंशन थी उसके बारे में समझे। अब है यहाँ पर देखिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे मजा आने वाला है। रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम लिखते जा रहे हैं रासायनिक जो होते हैं सूत्र, यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो ढंग आपको पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिए। तो पहला क्या करना है कि आयन की संयोजकता आपको ध्यान में रखना है, अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, यानी कि उस पर जो आवेश होता है उसकी संतुलन के लिए जो प्लस और माइनस जो चीजें हैं उसको भी आप याद कर सकते हैं। जब यौगिक धातु एवं अधातु से बना हो तो धातु को रासायनिक सूत्र में बाईं ओर एवं अधातु को दाईं ओर लिखना चाहिए। कहने का अर्थ है अगर कोई रासायनिक सूत्र उसका लिखने जा रहे हैं या वैसे यौगिक होते हैं जिनको जो है आप
उनके रासायनिक सूत्र लिखना है, अगर धातु और धातु से मिलकर बना हुआ है तो धातु जो है उसको बाईं तरफ लिखिए और अधातु को दाहिनी तरफ लिखा हुआ। जैसे कि देखिए कैल्शियम जो होते हैं बाबू, ये होते हैं धातु और ऑक्सीजन होते हैं अधातु, इसलिए कैल्शियम को बाईं ओर लिखा गया है, ऑक्सीजन को दाहिनी ओर। देखिए यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम Na जो है सो बाईं ओर है, क्लोरीन जो होता है सो मतलब कि बाईं ओर है सोडियम और क्लोरीन है दाहिनी ओर। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा बना यौगिक में आयन को कोष्ठ में लिखकर उसके बाद अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखना चाहिए। जैसे कि ज्यादा जो होता है, अगर जैसे बहुपरमाणुक जो अणु है आयन है, जैसे कि SO4 है या अणु है, तो मान लेते हैं इसकी संख्या 2 है, तो 2 जो होता है इसको पूरा होल स्क्वायर करके होल ट्वाइस इसको पढ़ देंगे 2 है, अगर इसको भी होल ट्वाइस पढ़ेंगे, इसको भी होल ट्वाइस, अगर 3 रहता तो होल ट्राइस पढ़ते। ठीक है, यानी कि SO4 की संख्या क्या है, 3 गो है। यहाँ पर अमोनियम की संख्या कितनी है, 2 है। इसी प्रकार से लिखना होगा। ये नियम आपको ध्यान में रहेगा तभी आगे लिख पाएंगे। तत्वों के सूत्र जो होता है लिखना स्टार्ट हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी तत्व का रासायनिक सूत्र उसके अणु के संगठन को दर्शाता है, ये बात सही है, जिसमें प्रतीक तत्वों को और पदार्थ एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को दर्शाता है। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का आणविक सूत्र अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, O2 होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का आणविक सूत्र जो होता है H2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का सूत्र क्या हो जाएगा Cl2, ब्रोमीन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा Br2। ठीक है, इसी प्रकार जो होगा आयोडीन का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है सल्फर का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं अक्रिय गैस की। तो अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, इसलिए उनके प्रतीक और सूत्र एक ही होंगे, यानी कि प्रतीक भी वही होगा और सूत्र भी वही होगा बाबू। जैसे हीलियम जो होता है He, आर्गन Ar, नियोन Ne इत्यादि, तो ये जो होंगे इनका अनुसूत्र भी यही है और जो इनका सिंबल भी, संकेत भी वही रहेगा। आगे देखिए, सरल यौगिकों के सूत्र, यानी कि जो पहले छोटे छोटे अणु सरलतम रूप में होते हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र को संयोजकता के विनिमय कहने का मतलब है क्रॉसिंग ओवर वैलेंसी विधि द्वारा लिखा जाता है। पहले क्या करेंगे, पहले यौगिक के संगठन बनाने वाले तत्वों के प्रतीक यानी संकेत को लिख देंगे, फिर प्रतीक के नीचे उनकी संयोजकता लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन में हमको जो होता है क्या करना है, इनको लिखना है इनमें कि क्या होगा, इसकी यौगिक इनसे क्या बनेंगे, इन दोनों तत्वों से। तो हमने क्या किया, उन तत्वों के संकेतों को लिख दिया सोडियम और क्लोरीन के। अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, इनकी संयोजकता, इनकी एक एक संयोजकता है। संयोजकता को क्रॉसिंग ओवर करके, यानी कि इसके इससे और इसको इससे, यदि दोनों के संयोजकता का अंक किसी अंक से कटता है तो उसे काट कर छोटा कर देना है, ताकि आगे वह किसी दूसरे अंक से नहीं काट सके। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड की, पहले सोडियम क्लोराइड की देख लेते हैं, तो NaCl, इससे इसको क्रॉसिंग किए तो Na हो गया, इससे क्रॉसिंग किए तो Cl। एक एक रहेगा तो लिखना नहीं है। देखिए ये क्या बन गया, जो होता है इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ, तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। आइए सोडियम क्लोराइड भी कैसे लिखे जाते हैं इसी वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सब्र से वीडियो देखिए बाबू। ठीक है, तो NaCl जो होता है यहाँ पर हो गया। अभी जो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन पहले लिख दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं उनके संकेत क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्या होता है बाबू, Cl होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हाइड्रोजन की संयोजकता अगर कॉपी में नोट किए हैं तो अभी जो लिस्ट दिए थे जिसकी संयोजकता थी और फिर वहां पर बगल में लिखा रहा होगा उसके संकेत को, तो देखिएगा वहां पर, तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। अब क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। क्रॉस करिएगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और यही हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन जाएगा इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से ज्ञात करना। एकदम आसान है कि नहीं। अब बात करते हैं
कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो कार्बन को पहले लिख लीजिए और क्लोराइड है बाबू, क्या लिखा हुआ क्लोराइड, तो Cl लिख लेते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, उसके ठीक नीचे लिखना है और क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। जब क्रॉस कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कार्बन की हो जाएगा C यहाँ पर, और यहाँ पर जो है क्लोरीन का कितना हो जाएगा 4, तो इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 का मतलब हो गया टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा यहाँ पर लिखा गया क्यों, क्योंकि 4 गो है क्लोरीन, ठीक है। 3 गो रहेगा तो ट्राई, 2 गो रहेगा तो डाई, 1 गो रहेगा तो मोनो लिखाता है। आगे की बात करेंगे नियम, पहले अभी लिखना स्टार्ट करिए। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन जो हो जाएगा को लिख दीजिए और ऑक्साइड यहाँ पे इसको पकड़िए, तो ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्साइड किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन के रूप में। तो यहाँ पर जो होती है इसकी 4 होती है, इसकी कितनी होती है 2, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्या कर देना है क्रॉस। जब क्रॉस कर दीजिएगा तो C2O2 O4 हो गया, क्या हो गया 4। इससे अब इसको कहे हैं कि जब कटने वाला होगा तो सरलतम रूप में काटना है, तो 1 यानी कि 2 1 मरतबे 2 दूना 4 हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, 2 मरतबे यहाँ पर, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा CO2। क्या आपको लिखने आ रहा है अभी, ठीक है बाबू। तो आगे भी लिख के आप जो है कोशिश कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए आयनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र जो होता है यहाँ पर लिखना आप जा रहे हैं, ठीक है। पहले वो सरलतम अणुओं को देख रहे थे छोटे मोटे का, अब जो है इससे आयनिक जो पढ़ाए थे ना आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक में देखिए इसमें क्या होगा, एक होगा धातु और एक होगा अधातु। इसका लिख के देखिए बाबू, उसी तरीके से लिखाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बोल रहा है तो मैग्नीशियम को पहले लिख दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन को, क्लोरीन का 1 होता है संयोजकता और मैग्नीशियम का 2 होता है, क्रॉस कर दीजिए। संयोजकता याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए Mg और Cl2 हो जाएगा, यही हो गया। आसान है कि नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम के लिए Al और ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू 2 गो, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 3 गो होता है, क्रॉस कर दीजिए। एल्युमिनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस करिएगा Al2O3 हो जाएगा, क्रॉस करिए तो इस प्रकार से देखिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखा गया, एकदम आसान है। ध्यान में लिखना होगा लेकिन कि कौन कौन से जो होते हैं धातु जो होते हैं उनकी संयोजकता क्या है, इसको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, तो सोडियम जो होता है Na, नाइट्रेट के लिए वहां पर देखिएगा NO3 होता है, और सोडियम जो होता है यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर तो सोडियम के रूप में देखिए 1 यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा, नाइट्रेट का भी 1 होगा। देखिए इसको जो होते हैं वहां पर देखे होंगे तो माइनस और प्लस के रूप में लिखा गया होगा, ठीक है। तो आप माइनस और प्लस लगा के भी आप लिखिएगा तो बेटर हो जाएगा। उधर में नहीं लिखे थे तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि इसको जिस रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वहां पर टेबल में उसी रूप में जो है आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, Na और NO3 इसी रूप में दिया होगा, NO3 का 1 संयोजकता, सोडियम का 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम शॉर्ट में हम पहले बता दिए, अब सही रूप भी बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। कैल्शियम का, कैल्शियम रहा होगा +2 में, इसका 2 होता है संयोजकता, क्या है लिखा हुआ हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH, और इसकी जो होती है कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है संयोजकता OH का, देखिएगा OH का कितनी है संयोजकता, 1 ही होगा। तो Ca और होल ट्वाइस, जब 1 से अधिक जब हो तो इसको OH होल ट्वाइस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। 1 से अधिक था ना आयन, इसीलिए 1 से अधिक आयन, मतलब इस आयन को हम जो है कंपाउंड आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से अधिक जो होते हैं इनमें परमाणु आपको दिखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए, तो यहां तक जो है, हाँ ये यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लिए थे, ठीक है। अब इसका जो है कुछ जो होते हैं मतलब कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र अगर देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए अमोनियम सल्फेट का, NH4+ हो जाता है, और सल्फेट का जो होता है यहाँ पर ये जो हो जाएगा सल्फेट है ना,
प्लस SO3, ठीक है, अमोनियम NH3, तो NH4SO3 जो हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का। देखिए अभी जो है कुछ प्रमुख पदार्थों का रासायनिक सूत्र जो होगा, अणु सूत्र, केमिकल फार्मूला जो है सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है बाबू, तो NaOH। जैसे ही आप सोडियम मतलब OH का आप अगर कंबाइन करिएगा तो ये सब फार्मूला जो है आपको मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए और एक बार देख लेना है, क्योंकि यह जो है से 10th क्लास के जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक समीकरण और उनके बारे में अच्छे तरीके से, जो यहाँ पर यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे तो हम एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं तो जानती है। तो ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम को वहां से लेकर ये 3400 जो है इसको ध्यान से लिख लीजिए। ये सभी जो होते हैं यौगिक बनते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक बार। यहाँ पर आगे देखते हैं बाबू यौगिकों का नामकरण। आखिरकार यौगिकों का नामकरण जो होता है किस प्रकार से की जाती है उसको ध्यान में दीजिए। यौगिकों का नामकरण देखिए, दो विभिन्न तत्वों के संयोग से बने यौगिक को द्वि अंगी यौगिक कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग जो होते हैं तत्वों से अगर मिल करके बना हुआ कोई यौगिक है तो उसको क्या कह देते हैं द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अगर हम बात करें धातु एवं अधातु से बने द्विअंगी यौगिक क्या कहलाएंगे, आखिरकार आयनिक कहलाते हैं। धातु और अधातु, क्योंकि धातु पर जो होते हैं प्लस आयन और अधातु पर माइनस होते हैं, इसलिए उसको द्विअंगी यौगिक कहते हैं, जो कि क्या होता है आयनिक होते हैं। इसलिए इसका नाम पहले धातु का पूरा नाम लिखना है। इसके नाम की बात करें तो धातु का पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। और अधातु के मूल नाम से अंत में आइड क्या है लिखा हुआ, आइड जोड़कर कहा जाता है। जैसे कि सोडियम, यहां पर देखिए NaC है तो पहले इसका नाम लिखिए, ये धातु है तो सोडियम लिखिए, सोडियम। और यहां पर क्लोरीन है, लेकिन इसमें जोड़ता है आइड जोड़ देना है तो आकार डी। अब क्या करिएगा, क्लोराइड, राइड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन जो होता है करना पड़ता है, ठीक है। सोडियम को क्लोरीन से बदलकर क्लोराइड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्लोराइड कर दिया गया, इसमें से जो है सो दीर्घिकार था उसको हटा दिया गया है, क्लोराइड, आकार को हटाया है, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन इसको, ठीक है, करके और इसको जो है दीर्घिकार और न को हटाना है और तब जाकर आइड को जोड़ दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg है, मैग्नीशियम का हो जाएगा, धातु है और ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर क्या है अधातु है, तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए दीर्घिकार कि उसके बाद वाले को हटा देना है जिसमें भी हो उसमें, ठीक है। कॉपर यहाँ पर कॉपर और सल्फर है तो यहाँ पर सल्फाइड हो गया है। आयरन और यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर जो है सो आयरन और यहाँ पर भी क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए नई पद्धति के अनुसार इसको आप 3 भी संयोजकता लिख दीजिएगा तो चलेगा। ये हो जाएगा क्या, आयरन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर भी क्लोराइड था, लेकिन ये इसमें देखिए संयोजकता का अंतर है, दोनों में नाम तो एक ही तरह से दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसमें संयोजकता का अंतर है। क्या करते हैं लास्ट बारे में हम लोग आइड जोड़ देते हैं, उसके बगल में चेंजेस करके। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लोरीन में जो होता है इसको हटा करके तब आइड जोड़ना है, ऑक्सीजन में भी दीर्घिकार वाला है उसको हटा के जोड़ना है। तो देखिए आपको जो है सो नाम भी लिखने आ गया, आपको नाम भी लिखने आ गया। कॉपर है, सल्फर है तो कॉपर सल्फाइड पढ़ देंगे, आयरन क्लोराइड पढ़ देंगे, ठीक है, आयरन क्लोराइड पढ़ देंगे। लेकिन यहाँ पर सूत्र में 3 है तो इसको जो होता है आयरन के बगल में 3 जो है रोमन संख्या दिखा देना है क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है। यहाँ पर देखिए आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए रूल नंबर 2 पर चलते हैं। जब 2 अधातु तत्व आपस में सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो यौगिकों में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या के आधार पर
पूर्ण लक्षण यानी प्रीफिक्स का उपसर्ग के जैसा प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले जो होता है, यानी कि प्रीफिक्स का जो होता है, जैसे एक परमाणु के लिए बात करें हम तो मोनो लिखेंगे, 2 परमाणु के लिए डाई, 3 परमाणु के लिए ट्राई, 4 परमाणु के लिए टेट्रा, 5 परमाणु के लिए पेंटा। सूत्र के पहले तत्व के परमाणुओं की संख्या 1 रहने पर मोनो शब्द नहीं लिखेंगे। अगर सूत्र के पहले अगर कोई चीज 1 है, जैसे कि कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन 1 है पहले, तो इसको मोनो कार्बन नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी दूसरे के लिए मोनो शब्द लिखेंगे, लेकिन पहला अगर है पहले अकेले है तो उसके लिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन तो लिखना ही है आपको, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन एक है, तो इसके लिए लिखना है मोनो ऑक्साइड। ठीक है, न कि मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड लिखना है, ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, CO2 यानी कि कार्बन अकेले है तो नहीं लिखना है मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई 2 गो है इसीलिए। यहाँ पर देखिए फास्फोरस कै गो है? 3 गो है, तो क्लोरीन ट्राई क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसीलिए लिखा गया था फास्फोरस पेंटा क्लोराइड इत्यादि। यानी कि पहला को छोड़कर दूसरा में जितने भी संख्या है उसको जो होते हैं उस संख्या को लिखने के लिए इस प्रकार से, 1 अगर है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा लगाते हैं। जैसे 5 को क्लोरीन था तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड लिखते। क्लोराइड कैसे होता है वो बताइए, दिए थे फर्स्ट रूल में। अब ध्यान दीजिए आगे तीसरा रूल, जब 2 अधातु तत्व अनेक विभिन्न यौगिक बनाते हैं तब नामकरण में पूर्व लक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। यानी कि अगर 2 से अधिक विभिन्न अलग अलग यौगिक बना रहे हैं तो पूर्व लगन जो होते हैं उसको 1 से अधिक लगा सकते हैं, यानी कि उपसर्ग। जैसे कि यहाँ पर देखिए NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 1 से अधिक है ना यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर 2 है तो इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड लिखना है, यहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड लिखेंगे, यहाँ पर डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड लिखेंगे। अगर पहला वाला 1 से अधिक है तो उसके आगे भी डाई ट्राई ये सब लिखेंगे, 1 खाली रहेगा तो आगे से नहीं लगाइएगा बस। अब है चौथा, ये जो है लास्ट है, ध्यान में इसको रखिए, और एक और लिस्ट एक और होगा शायद, ध्यान देते हैं। जब 2 अधातु तत्व आपस में सहयोग करके केवल एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो इसका नाम पहले अधातु का पूरा नाम लिखना है। यानी कि दोनों अधातु है बाबू, अब पहला अधातु का पूरा नाम लिखिएगा और दूसरे अधातु का मूल नाम के अंत में आइड जोड़कर कहा जाता है। ठीक है, पहला अधातु का, दोनों अधातु है बाबू, लेकिन पहले अधातु का जो होता है पूरा नाम लिखेंगे, जबकि दूसरे अधातु में आइड जोड़ के लिखना। जैसे कि देखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया पूरा, और इसमें आइड जोड़ के बोले तो क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, 5वां देखिए यहाँ पर, यौगिक के सूत्र में जब प्रथम तत्व हाइड्रोजन होता है, यौगिक के सूत्र में अगर प्रथम तत्व अगर यौगिक मतलब हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन के नाम के पहले कोई पूर्वलन लक्षण नहीं लगाते हैं, यानी कि उपसर्ग नहीं लगाते हैं, चाहे हाइड्रोजन के कितने ही परमाणु क्यों ना हो। अगर पहले आ रहा है और वो कितना भी क्यों ना हो, उसके आगे हम लोग जो होते हैं डाई मोनो टेट्रा ये सब नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें डाई हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखेंगे, ना कि डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गलत हो जाएगा। कुछ यौगिक के उसके मतलब सामान्य जो होते हैं कॉमन नेम से अधिक प्रचलित है और उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि H2O, H2O को यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो होते हैं ऑक्साइड नहीं बोला जाता है, या हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड नहीं बोला जाता है, जल ही, इसको ये नाम तो कम में सुने होंगे, इस नाम को नहीं लिखेगा, यही नाम लिखना है। NH3 इसको अमोनिया बोलते हैं, न कि नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोजन, इस नाम को लिखना ही नहीं, यही प्रचलित नाम को याद करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लेना है बाबू, बहुत ही इंपोर्टेंट जो होते हैं आज के जो था ये वीडियो है बाबू। तो अब जो है देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया का ये समीकरण का ये चीजें है। तो हम लोग जो है अभी तक ये वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री में यहाँ तक देखे हैं वीडियो, और इस वीडियो को अच्छे तरीके से जो है सो देख करके नोट्स बनाए होंगे, इसको अच्छे तरीके से रिकॉल करिए, जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया और
समीकरण जो है सो वीडियो को जो है उसको देख करके समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखे हैं, बहुत 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 धन्यवाद बाबू। और जो भी जो है सो 10th क्लास के अगर स्टूडेंट है उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है बाबू, गुड नाइट।